नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। जी हां, तमाम चुनावी गतिविधियां थम चुकी है। चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो, चुनावी गतिविधियां थम चुकी है। जो प्रत्याशी हैं उनकी भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। ईवीएम में आंकड़े कैद हो चुके हैं और आंकड़े किसकी जीत का इशारा कर रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बिहार की, जहां 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 23 तारीख को परिणाम आए, उससे पहले हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं कि ईवीएम ने अपने अंदर आंकड़ों के आधार पर क्या कैद रखा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष जुड़ेंगे और साथ ही हमारे वरिष्ठ डिजिटल सहयोगी आशुतोष जुड़ेंगे। तो हम सबसे पहले बिहार के 4 सीटों की बात कर लेते हैं। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसे बताया जा रहा है कि यह सत्ता का सेमीफाइनल है, यानी कि 2025 में बिहार में क्या होगा उसकी एक झलक इन 4 सीटों पर हुए चुनाव से मिल जाएगी। इन 4 सीटों में से 3 सीटें आईएनडीआई अलायंस की थी, 1 सीट एनडीए खेमे की थी। अब क्या आंकड़े बदल रहे हैं, क्या 2025 का इशारा बता रहे हैं? शुरुआत हम सहयोगी नीलकमल से करेंगे और उनसे जानेंगे कि 4 सीटों के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं 25 के फाइनल को लेकर। बिल्कुल दीपक, जैसा आपने कहा कि वोटिंग का समय खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। ईवीएम में जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत कैद हो चुकी है और बिहार के 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए थे तो उसमें से 3 सीटें पहले महागठबंधन के पास थी, 1 सीट एनडीए के पास था। लेकिन इस बार जो आकलन जो सामने निकल के आ रहा है और जो आकलन करने की बात है, जो वहाँ जो लोगों से बात हुई है, उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो साधारण नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव के समय में मतदाता जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, लेकिन इस बार उदासीन मतदाता नहीं थे। 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, उन तीनों सीटों पर खेला हो सकता है, ये आकलन किया जा सकता है। और जो फीडबैक वहाँ से मिल रहा है तो वो निकल कर यह सामने आ रहा है कि इन तीनों सीटों पर जो महागठबंधन के बीच में जो सीटें थी वहाँ खेला हो सकता है। इसका कारण यह है कि इस बार जो नैरेटिव था, जो पिछले बार जो नैरेटिव लेकर के चले थे महागठबंधन के लोग, उसमें लोग फंसे थे। इस बार बटेंगे तो कटेंगे। इसके अलावा कई और फैक्टर हैं जो दिखा रहा है कि एनडीए को इस चुनाव में, उपचुनाव में फ़ायदा हो सकता है। या आइदर 3-1 से एनडीए यहाँ पर लीड करते भी नजर आए या 4-0 भी हो सकता है। तो ये सेटबैक हो सकता है। 4-0 मतलब चारों सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चारों सीट पर एनडीए के प्रत्याशी ही जीत सकते हैं, ऐसा भी ये अनुमान लगाया जा रहा है जो हमें फीडबैक मिल रहा है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एनडीए का, आप देखिए हरियाणा चुनाव के बाद यहाँ उपचुनाव हुए थे। हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया था, तो वो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव था, संविधान बदल देंगे या फिर आरक्षण खत्म कर देंगे, उससे अब लोग जो है एनवायर्ड हो चुके हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि ये चुनावी बातें हैं। और अभी के चुनाव में, अभी के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो लोग सिर्फ जो जनता है, पहले वोटर के रूप में जो जाते थे, अब विचारधारा को मानती है और विचारधारा के साथ साथ जनता यह देखती है कि किस पार्टी को हम वोट देंगे तो हमको फायदा होगा। लेकिन इसी बात को अगर हम नीलकमल देखें तो जो वहां से प्रत्याशी थे, जो मतलब जो सिटिंग विधायक थे, वो जीतकर संसद पहुंच गए। मतलब इतना अपार जन समर्थन। पहले एक विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद एक लोकसभा क्षेत्र, जिसमें एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो उन पार्टी के प्रत्याशियों की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि वो विधायक से सांसद बन गए। अब आप कह रहे हैं कि वहां उस पार्टी का प्रत्याशी विधायक बनने की भी कुव्वत नहीं रखता है, यह क्या बात हुई? बिल्कुल दीपक, वही मैंने कहा, आपको ये कहा, दर्शकों के लिए एक बार फिर कह देता हूं कि जो नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि संविधान बदल देंगे, अगर इस बार आ गए तो फिर चुनाव ही नहीं होगा, ये सब जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव में जनता फंस गई। जनता फंस गई है। चलिए हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष हैं। आशुतोष, नीलकमल तो लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, नेताओं की प्रतिक्रिया ले रहे थे। आशुतोष, इलेक्शन के दिन अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद थे और
आशुतोष से जानते हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या इशारा कर रहा था। आशुतोष, नहीं, बिल्कुल देखिए, एक चीज़ समझिए, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है। और जब उपचुनाव की बात होती है तो उपचुनाव तो और डिफरेंट हो जाता है, मतलब एकदम स्थानीय स्तर पर मुद्दे हो जाते हैं। न बटोगे कटोगे का मुद्दा है, ना ही संविधान बदल जाएंगे ये मुद्दा रखा गया है। मुद्दा स्थानीय स्तर पर है, मेरी नली मेरी गली। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि दो जगहों पर तो एकदम आपको परिवर्तन दिखेगा। रामगढ़ में परिवर्तन दिखना है और बेलागंज में भी परिवर्तन दिखना है। वहाँ की जो स्थिति थी वो बता रही थी सब कुछ कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वजह भी इसके पीछे है, वजह भी बहुत सारी है, लेकिन जो 4 सीटों पर बोल रहे हैं परिवर्तन दिखेगा। आशुतोष, पहले तो बेलागंज की हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र यादव इलाके का प्रभावशाली चेहरा और बाहुबली की श्रेणी में कभी आया करते थे, अब बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं जब से लोकसभा के चुनाव में उन्हें टिकट मिला था। हमने उनके पूरी चुनावी गतिविधि को कवर किया था और आप कह रहे हैं कि उनके रहते उनके व्यक्ति को उनके क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ सकता है। यह तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। नहीं, पब्लिक जब जोड़ का झटका धीरे से देती है ना तो अच्छे अच्छे लोगों को समझ में बातें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सुरेंद्र यादव को यहीं तक क्यों आंक रहे हैं? विधायक थे, सांसद बन गए और पिछले बार भी सांसद बनने से चूक गए। उनकी लोकप्रियता इतनी थी, लेकिन इस बार अचानक क्या हो गया? अब बेलागंज में मैं वहां पर गया था, पब्लिक का साफ तौर पर कहना था कि इस बार जो कैंडिडेट आया है, इससे पहले वो कैंडिडेट नहीं था। लोग डरते थे, सामने नहीं आ पाते थे, और इस बार जो कैंडिडेट है वो उनकी टक्कर का है। और मनोरमा देवी पहले एमएलसी रह चुकी है। उनका भी बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो दबंग परिवार से आती हैं। और उनके बेटे के बारे में, रॉकी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में वो घूमा है उस अंदाज में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहा था वो। रॉकी सबको भरोसा दिला रहे थे कि हम हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक परसेप्शन और एक माहौल, जो भी जेडीयू नेता वहाँ प्रचार करने के लिए गए, वहाँ मतदाताओं को यही मैसेज दे रहे थे कि आप डरिए नहीं, इस बार हम आपके साथ हैं और आपका जो प्रतिनिधि है वो भी आपके साथ खड़ा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आशुतोष, डर की बात आ गई तो एक चीज पूछ लेते हैं। पिछले प्रत्याशी से डर की वजह से लोग वोट कर रहे होंगे, ये एक गुंजाइश। अभी के प्रत्याशी बता रहे हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा भी एक प्रत्याशी था, तो जब दोनों डर का, भय का बाजार खड़ा कर रहे हैं तो तीसरा विकल्प भी तो वहां था, जनसुराज। नहीं, जनसुराज है, यही तीसरा विकल्प जो है वो अलग एंगल लेकर आ रहा है। जनसुराज की तरफ से एक माइनॉरिटी जो उम्मीदवार है उसको दिया गया है, अल्पसंख्यक उम्मीदवार सामने है। आरजेडी की स्ट्रेंथ क्या थी? मुस्लिम और यादव। अगर मुसलमान में से कुछ भी काट लिया गया ना तो वो एक समझिए कि उसके लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर पब्लिक ये कह रही थी कि भैया इतने साल से तो रहे, काम नहीं हुआ। आपको याद होगा नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने गए थे, वो बार बार कह रहे थे कि आप भेजिए, जो भी काम आपका बचा है हम करवा के देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप एक अशोक चौधरी गए हुए थे, अशोक चौधरी कह रहे थे कि अगर 1 साल में आपको बदलाव नहीं दिखेगा तो आप अगले बार वोट मत दीजिएगा। जब इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं, हर तरह से साम दाम दंड भेद सब चीज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ बेलागंज नहीं है, वो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। और तेजस्वी यादव लगातार 3-3 दिनों तक वहाँ रहे, वहाँ से उन्होंने झारखंड के लिए भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन बेलागंज में ज़्यादातर समय दिया उन्होंने। और उन्हें पता था कि मुसलमान चला जाएगा। आपको याद होगा साबुद्दीन के बेटे वहाँ पर जाकर के गए थे ना प्रचार करने के लिए, कितना खौफ था। उससे ठीक पहले, चुनाव प्रचार से ठीक पहले साबुद्दीन के बेटे को ज्वाइन करवाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो भी पता चल जाएगा कि क्या साहबुद्दीन के बेटे में साहबुद्दीन वाली बात जो नील कमल कर रहे हैं कि नैरेटिव वाली बात है, वो इस उपचुनाव में टूटती दिख रही है। बिल्कुल नहीं, नैरेटिव कैसे हो सकता है बॉस? नैरेटिव नहीं होगा, इसलिए कि ये जो है ना लोकल स्तर पर लड़ा जाता है। लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग है, और उपचुनाव का पैटर्न और भी अलग है। आंकड़े दीजिए। हमने बेलागंज पे फोकस कर लिया, लेकिन इमामगंज भी है, रामगढ़ भी है, और लेकिन इमामगंज भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। 2 हॉट सीट जिसको कहते हैं ना, वो बेलागंज और इमामगंज। आप इमामगंज में देखिए, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी बहू जीत पाएगी? आपको याद होगा कि आरजेडी की तरफ से बहुत सोच समझकर रोशन कुमार को दिया गया है टिकट। पहले भी 2010 में रोशन कुमार अपना दम दिखा चुके हैं, आरजेडी के ही तरफ से उदय नारायण चौधरी उस वक्त जीते थे, बहुत कम मार्जिन था, और एक बार फिर से दाव खेला गया है रोशन के जरिए। और साथ ही साथ आप समझिए, साथ ही साथ जनसुराज की तरफ से पासवान उम्मीदवार को दिया गया है टिकट,
और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नहीं बन रही है, ये सब जगह फेमस, सब जगह प्रचारित है, और चिराग पासवान वहाँ नहीं गए। अगर चिराग पासवान जाते तो हो सकता था कि पासवान वोटर को शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर पासवान वोटर छिटक जाता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, एक जो लग रहा है कि वहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, और दूसरी बड़ी बात वहाँ भी वही चीज़ है कि लंबे समय से जीतन राम मांझी थे। आपको याद होगा कि एक खबर हमने कवर की थी कि पुल नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग नाराज़ थे। उनका कहना था कि मांझी जी तो कहे थे कि इस बार पुल बनवा देंगे, जीत के गए, लेकिन आए नहीं देखने के लिए। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वैसी होंगी कि भाई जीतन राम मांझी से हुआ नहीं तो उनकी बहू कहाँ से करेंगी, इस टाइप का भी फीलिंग आ सकता है। तो इन सब चीज़ों की भी चुनौती को झेलना पड़ सकता है, तो परिस्थितियां वहां पर विपरीत हो सकती हैं एनडीए के लिए। तो ये जो कैलकुलेशन है, अगर जनसुराज ने वोट काट लिया, अगर पब्लिक वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो गया वहाँ पर कि जीतन राम मांझी इतने सालों से हैं, अब उनकी बहू को भी बनाए, तो ये क्या मामला है? चलिए, नीलकमल तो कह रहे हैं 1 से 2 या 2 से 4 भी एनडीए का हो सकता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बता तो रहा हूँ, पब्लिक इस बार जो है ना, पब्लिक देगी ना वोट, या फिर जो रिजल्ट आएगा आप सोचिएगा। आंकड़ा दीजिए। जो कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं ना, आरजेडी भी कैलकुलेशन कर रही थी कि सेमीफाइनल है, 3 सीट हमारा है तो हो जाएगा। नहीं होगा वैसा, नहीं होगा। 2-2 50-50 एक 50-50, और ये सेटबैक होगा महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के सेटबैक। चलिए, हम नीलकमल से एक और चीज जान लेते हैं। नीलकमल जी, 2 प्रतिष्ठा वाले सीट की हमने बात की है, दोनों पे उलटफेर देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, आप उलटफेर आप इमामगंज में तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इमामगंज जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट रही है। बेलागंज में भी तो वही है, सुरेंद्र यादव का प्रभाव वाला क्षेत्र है। लेकिन आशुतोष ने जिस प्रकार से कहा कि रॉकी यादव जिस प्रकार से घूम करके कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, वो एक हैवक जो क्रिएट किया हुआ था, उस हैवक को तोड़ने के लिए रॉकी यादव मैदान में उतरे हैं, मनोरमा देवी के बेटे। तो मनोरमा देवी जिस परिवार से आती हैं, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, लोग भी जानते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं रॉकी यादव ने क्या किया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो एक दबंग के खिलाफ दबंग अगर उतरता है तो जाहिर तौर पर वहाँ की जनता जो त्रस्त है पहले दबंग से, उसको लगता है कि नहीं, ये अगर हमारे सपोर्ट में आ जाएगा तो एक का तो वर्चस्व खत्म होगा। नहीं तो हम दोनों को क्यों चुने, हमारे पास तीसरा भी तो विकल्प है। तीसरा विकल्प जरूर है, जनसुराज की बात जो आप कर रहे हैं, तीसरा विकल्प जरूर है। वो आया था पार्टी विद द डिफरेंट करके लेकर के, प्रशांत किशोर उतरे थे मैदान में जरूर, लेकिन वो भी उसी पैटर्न पर चल पड़े। उनकी भी तुष्टीकरण की राजनीति, जात की राजनीति, और कौन किस लेवल पे है, उस तरह की राजनीति करने लगे। अगर जिस प्रकार से उन्होंने पीके की गाड़ी भी डेरेल हो गई, देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। आशुतोष के पास चलते हैं और इनसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं वो इससे सहमत है, असहमत है, इनका क्या आंकड़ा है, क्या आकलन है। आशुतोष जी। नहीं, जरूर दोनों की बात से बहुत हद तक मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उपचुनाव में के जो नतीजे अब तक जो आते रहे हैं, यानी क्रोनोलॉजी देखें या ट्रेंड देखें, तो अमूमन जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में झुकाव होता है। लोग सोचते हैं कि कम दिनों के लिए चुनना है अपने विधायक को, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम उसी से निकलवा सकते हैं जो सत्ता के साथ हो, यानी सत्ताधारी पार्टी का कोई प्रत्याशी हो। तो ये एक सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाता रहा है, ट्रेंड रहा है। तो इस मामले में ज़रूर एज दिखाई दे रहा है एनडीए को। रही बात कि पिछली बार 3 सीट महागठबंधन और 1 सीट एनडीए के खाते में, इस बार बिल्कुल आशुतोष ने जो कहा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 3 सीट मतलब एनडीए का हो जाए और 1 सीट महागठबंधन का हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे पार्टिकुलर सीट की बात करें हम, तो जैसे रामगढ़ की बात आप लोगों ने की, रामगढ़ में टक्कर में वहाँ पर आरजेडी है ही नहीं। जो फीडबैक मिला है, जो बातचीत हुई है या जो कवरेज हुआ है, जो लोग गए थे उनसे बातचीत के आधार पर हम बता रहे हैं कि रामगढ़ में आरजेडी तीसरे नंबर पर रहने जा रहा है। ये मान करके चलिए कि परिणाम में भी ऐसा ही होगा, मुझे जो लगता है। वहाँ पर बसपा और बीजेपी के बीच में फाइट है, कोई भी जीत सकता है। बसपा के जो पिछले उम्मीदवार थे अंबिका यादव, पिछली बार भी सुधाकर सिंह से मात्र 189 वोट से पीछे रहे थे, और अंबिका यादव के पुत्र ही इस बार बसपा से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यादव समाज से आते हैं। और यही वजह है कि पिछड़ने का मतलब आरजेडी पिछड़ क्यों गया, चूँकि आरजेडी के जो परंपरागत वोटर हैं उसमें एक तरफ जनसुराज ने सेंध लगाई मुस्लिमों में कुछ, और यादवों में जो यादव प्रत्याशी होने की वजह से यहाँ पर।
और तीसरी बात ये कि सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं और उनके जो भाई थे इससे पहले दूसरे दल में थे और अभी आए हैं आरजेडी में, तो ये सारी चीज़ें देखी गई है। अब रही बात बेलागंज की बात है, तो बेलागंज में सही कहा आशुतोष ने, वहाँ पर जो चलता आ रहा है उस ट्रेंड को भी तोड़ने की हिम्मत दिखाई है जनता ने, मतदाताओं ने। और चूंकि सामने वाला इससे पहले शायद उस कैटेगरी का, उस टक्कर का नहीं होता था, तो इस बार मिला है और जाहिर तौर पर मजबूत उम्मीदवार है और सत्ता पक्ष का है, तो उसको एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मनोरमा देवी वहाँ से जीत जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जनसुराज इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि चारों जगह पर तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी है। यानी जनसुराज ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है। अब दमदार है या नहीं है, ये एग्जिट जब वोट आएगा, आंकड़े आएंगे तब क्लियर होगा। तीसरी सीट बात करें तरारी की, तरारी में भी जनसुराज के जो पहले उम्मीदवार थे, शायद अगर वो कंटिन्यू करते तो वहाँ भी बड़ा उलटफेर हो सकता था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। बाद में उम्मीदवार बदले गए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सुनील पांडे हों या फिर उनके पुत्र हों, पहले से ही करीब करीब टिकट कंफर्म था, तो वो लोग पहले से कैंपेन भी कर रहे थे। और इससे पहले भी 2020 में भी वो निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल चुके थे। तो विशाल प्रशांत जो उनके पुत्र हैं और राजू यादव, इनके बीच में ज़बरदस्त टक्कर है, लेकिन मेरे मुताबिक सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत वहाँ से निकल जाएँ तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक और सीट जो बची हुई है, बेलागंज के बारे में चर्चा, इमामगंज। हाँ, इमामगंज की जो सीट है वहाँ पर भी जनसुराज जरूर है। पासवान वोटर की जो बात कर रहे हैं, जरूर चिराग पासवान ने शायद अवॉइड किया, रीजंस भी कई तरह के बताए जा रहे हैं। जरूर दलित नेता बनने की होड़ है और पिछले दिनों कई तरह की जो आरक्षण वाले मसले पर वाद विवाद भी हुआ था, तो वहाँ पर शायद हो सकता है कि चीज़ें इस बार थोड़ा सा मतलब जो परंपरागत सीट जो माझी की रही है, हो सकता है कि गड़बड़ा जाए। लेकिन अभी भी मतलब फाइट ज़बरदस्त है, टक्कर ज़बरदस्त है। यानी आरजेडी भी वहाँ से बाजी मार सकता है या फिर जीतन राम मांझी की जो बहू हैं, लेकिन जनसुराज वहाँ पर तीसरे नंबर पर रहना है, ये करीब तय है। और सारी जगह पर जनसुराज का रहना है। ये रोशन कुमार के बारे में इन्होंने बताया, राष्ट्रीय जनता दल से वो पहले भी लड़ चुके हैं। उदय नारायण चौधरी से कुछ 100 वोटों से उनको शिकस्त मिली थी उस समय। तो रोशन कुमार भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी ने उनको रखा है, तो इसका एडवांटेज मिल सकता है। और थोड़ा सा ये होता है कि चलिए पिता भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पुत्र भी बिहार सरकार में मंत्री है, अब अपनी पत्नी को, तो ये परिवारवाद का भी थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि परिवारवाद पर अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जनता को कि किस परिवार से आए हो। समीकरण किसके पक्ष में है, विचारधारा कौन है, वो ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे ज़्यादा मायने उपचुनाव में कि किसकी सरकार है, ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ से निकल सकता है। तो इसीलिए एज मिलता हुआ दिख रहा है हमें एनडीए का, और 3-1 से हो सकता है कि ये आपने कहा कि किसकी सरकार है, ठीक है, ये सहमत हैं। आम तौर पर ये होता है परिपाटी में। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में आपको दिखेगा कि सरकार रहते हुए भी कई बार जो है नतीजे उल्टे आए हैं समीकरण महत्व रखता है उपचुनाव में। तो समीकरण जरूर महत्व रखता है। दूसरी बड़ी बात, इमामगंज की जो सीट है, पब्लिक मैसेज दे देगी कि ये जो आप सोच रहे थे कि ये हमारा किला है और ये ढह नहीं सकता है, तो इस बार पब्लिक मैसेज देगी। आप ये समझिएगा, इमामगंज बेलागंज मैसेज देगी। तरारी का जो बताया आशुतोष जी ने, लगभग वो चीज़ है। पिछले बार फॉरवर्ड बट गया था, इस बार चूंकि एनडीए इंटैक्ट है तो वहाँ पर आपको वो असर दिखेगा। तो मतलब पब्लिक जो है वो एक मैसेज दे देगी। लेकिन इस मैसेज का असर आपको 2025 में होगा, ये कतई मत मानिएगा। ये 2024 का ही मैसेज है, इसको 25 लेके मत जाइएगा, 25 में फिर दूसरा मामला हो जाएगा। इसलिए फिलहाल अभी ये परिस्थितियाँ दिख रही हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और पब्लिक अपने हिसाब से परिवर्तन मतलब कितना, जितना नीलकमल कह रहे हैं। आशुतोष, आपको हम यहाँ पर एक चीज टोकेंगे कि आपने कहा कि इमामगंज में उनका किला ढह सकता है, लोग इस तरह से नहीं मानते हैं और लोग जो बता देंगे कि किस तरह से किला ढाया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आज के जो वोटर हैं वो अब जातिवाद और इन चीज़ों से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज के कितने वोटर हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये बता रहे हैं कि आज का वोटर अपना फायदा देख रहा है। वो देख रहा है, जैसा कि आशुतोष ने बताया,
आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि लोग जो है देखते हैं कि सरकार किसकी है, हमको किससे फायदा। आज का वोटर ये देखता है, अगर एक परिवार में एक केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य सरकार में मंत्री है और उसकी बहू को भी हम जिताते हैं, उस इलाके के लोग सहज अगर उनकी पहुंच है तो उनके तरफ ही डिवोशन उनके वोटर का होगा। अगर उनके घर तक पहुंच सहज है उनकी तो इससे पहले 2020 में भी चुनाव हुआ था, वहां पर एनडीए साथ लड़ रही थी चुनाव, उसके बावजूद भी आरजेडी ने लीड लिया था, इतने विधायक उसके जीत के आए थे। सबको पता था कि केंद्र में सरकार जो है एनडीए की है, तो एनडीए के विधायकों को जिताना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। नीतीश कुमार के विधायक हो गए। बिल्कुल पर ये हुआ था कि चिराग पासवान का फैक्टर देख लीजिए। फैक्टर कुछ भी हो चिराग पासवान का, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि सत्ता जिसकी है उसके तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और बिहार में बिना जाति के पॉलिटिक्स हो जाए ये सवाल ही नहीं उठता है। इसको मानी नहीं के लिए, इसी को तोड़ने के लिए तो बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा दिया गया है। अब इसमें आप तो चिराग फैक्टर तो इमामगंज में इस बार भी है ना, आशुतोष बता रहे हैं वो प्रचार के लिए भी नहीं गए। बटेंगे और कटेंगे ये नारा बिहार में है ही नहीं। ये नारा आप यूपी में चलाइए, महाराष्ट्र में चलाइए, लेकिन बिहार में इससे पहले भी ये नारा आंकड़े बता देंगे क्या होगा। फिलहाल लास्ट एक चीज बोलेंगे, बिल्कुल मतलब सबकी बात ऑलमोस्ट करेक्ट ही कही जाएगी, चूंकि परिस्थितियों के मुताबिक लोग ढलते हैं। देखिए सही कहा जाता है, उपचुनाव में लोगों का माइंडसेट कुछ और रहता है, आम चुनाव में कुछ और रहता है, लोकसभा चुनाव में कुछ और रहता है, और सेम वोटर पे ये लागू होता है। यानी वही वोटर जो लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को देता है, आम चुनाव में किसी और दल को देता है, और उपचुनाव में किसी और प्रत्याशी को देता है। ऐसा है। और अब मैंने बात की है कई लोगों से और वो लोग बताते हैं क्यों देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, लेकिन ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो एनडीए के लिए पाने वाला ही चीज होने वाला है ये नतीजा, खोने के लिए मतलब इतना जितना नीलकमल बता रहे हैं कि ये 3-1 का आंकड़ा 1-3 या 4-0 हो जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमको लगता है कि एनडीए के पास 2 सीटें आ जाए। अगर इमामगंज को इंक्लूड, मैंने पहले भी कहा कि इमामगंज में फाइट तगड़ी है। अगर इमामगंज लूज कर जाते हैं तो 2 सीटें आ जाए तो वो भी बेनिफिट है उनका। इमामगंज आता है तो सोने पर सुहागा। 3 है। चलिए तो देखना दिलचस्प होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात बताएं कि आप क्या आंकड़े देख रहे हैं। क्या अभी जो 3 महागठबंधन के खाते में सीट है वो पलटकर एनडीए के खाते में जा सकता है, एक एनडीए के खाते में सीट है तो वो पलटकर महागठबंधन के खाते में जा सकता है, या फिर 2-2 सीट या फिर 4-0 हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे सहयोगियों की बात से आप कितने सहमत है ये भी लिखना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्जिट पोल से जुड़ी और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। चलिए एक जल्दी से